यूट्यूब चैनल गुड मॉर्निंग। आज है 6 सितंबर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो भी नई नई चीज़ें घटी हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जान लीजिए कि सफलता की लड़ाई अकेली ही लड़नी पड़ती है, भीड़ तो जीत का उत्सव मनाने के लिए होती है। और ये बात बिल्कुल सही है। तो आज के जो क्वेश्चन है हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिसेंटली अप्रूव्ड ₹1500 करोड़ इंसेंटिव स्कीम फॉर क्रिटिकल मिनरल इज़ अ पार्ट ऑफ विच मिशन। तो हाल ही में स्वीकृत महत्वपूर्ण खनिजों के लिए 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना किस मिशन का हिस्सा है। यहाँ पर 1500 करोड़ रुपए का एज एन इंसेंटिव स्कीम स्टार्ट की गई है मिनरल के लिए, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। तो यहाँ पर एक किस मिशन का हिस्सा है। ऑप्शन में है आपको नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी मिशन, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी मिशन या फिर नेशनल मिनरल सिक्योरिटी मिशन। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा, यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल के द्वारा यहाँ पर 1500 करोड़ की इंसेंटिव स्कीम स्टार्ट की गई है। और ये स्कीम किस योजना का हिस्सा है, इंसेंटिव स्कीम है जो किस योजना का हिस्सा है। तो ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का, किसका, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का ये हिस्सा है। तो इसके तहत यहाँ पर इस जो स्कीम है, यहाँ पे जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन स्कीम है, इसके तहत 1500 करोड़ का केंद्र मंत्रालय के द्वारा बजट मंजूर किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर जो भी खनिज तत्व हैं, जो भी यहाँ पर डोमेस्टिक कैपेसिटी वाले हों या फिर उनकी सप्लाई चेन हो, मतलब जहाँ से निकाले जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए ये जो स्कीम लाई गई है, जो यहाँ पर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन स्कीम है, इसके तहत जो 1500 करोड़ रुपए का यहाँ पर इंसेंटिव निकाला गया है। इसके तहत 2025-26 से लेके जो फाइनेंशियल ईयर कंसीडर होते हैं, वित्तीय वर्ष कंसीडर होते हैं, 2025-26 से लेके 2030-31 तक का यहाँ पर पूरा 6 साल का टारगेट रखा गया है और 1500 करोड़ रुपए का इस स्कीम के लिए अप्रूवल दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका रीज़न यही है कि जो भी खनिज तत्व हैं उन सभी के लिए क्या किया जाए, किस तरीके से रिस्टोर किया जाए, किस तरीके से उनका यूटिलाइज़ किया जाए, किस तरीके से उनको एक्सट्रैक्ट किया जाए माइंस वगैरह में से। तो उन सब के लिए यहाँ पर स्कीम काम करेगी। फिर है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट विच स्टेट हैव क्रॉस्ड 50% कवरेज ऑफ यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड इश्यूएंस। क्वेश्चन है यहाँ पर कि एज पर जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग कौन से स्टेट हैं जिन्होंने 50% कवरेज हासिल की है, जो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बनता है उसको इशू करने के लिए। ऑप्शन में है तमिलनाडु, मेघालय, उड़ीसा, कर्नाटक, फिर बिहार, असम, त्रिपुरा, सिक्किम, केरला, गुजरात, राजस्थान, झारखंड या फिर असम, त्रिपुरा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो जो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बनते हैं उनको इशू करने वाला, जिसने 50% तक अपने कार्ड इशू कर दिए हैं, वो है तमिलनाडु, मेघालय, उड़ीसा एंड कर्नाटक। इन 4 राज्यों ने, यहाँ पे आपको याद रखना है, ये 4 राज्य ऐसे इकलौते राज्य बन गए हैं जिन्होंने 50% तक जो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बनता है, जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए, उनको इशू करने वाले स्टेट हैं। ये देखिए, इंडिया में है जो लेस देन 40% ऑफ इंडियाज पर्सन विद डिसेबिलिटी हैव रिसीव्ड अ यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड। भारत में 40% से भी कम लोग जो ऑलरेडी डिसेबल हैं, दिव्यांगजन हैं, जो उनके पास 40% से कम लोगों के पास उनका यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड है। जैसा आधार कार्ड बनता है उसी तरीके से जो डिसेबल पर्सन होते हैं, पहचान पत्र है उनका, जो दिव्यांग पहचान पत्र जिसको हम कहेंगे, जिसमें 40% से भी कम लोगों को ये आईडी कार्ड है जो प्राप्त हुआ है। 11 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं जो पेंडिंग में हैं गवर्नमेंट की। 11 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग में हैं जिन्होंने अप्लाई किया है कार्ड बनवाने के लिए। 60% डिले हैं, 6 महीने से ज़्यादा तो हो गए हैं, ये डिले चल रहा है सब 60% लोगों के लिए। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन इन डिसेबिलिटीज़ है, ये इन कार्ड को क्या करती है, रिलीज़ करती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सबसे पहले 50% से ज़्यादा जो कवरेज हासिल कर ली है, मतलब बना दिए हैं इन स्टेट ने आईडी कार्ड जो डिसेबल पर्सन के हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तमिलनाडु, मेघालय, उड़ीसा एंड कर्नाटक।
अब यहाँ पर वेस्ट बंगाल में ओनली 6%। ये देखिए वेस्ट बंगाल तो और ज़्यादा, हद से ज़्यादा पीछे ही चल रहा है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ रोजवुड ट्री पॉपुलेशन इन साउथ इंडिया। तो हाल ही के अध्ययन के अनुसार दक्षिण भारत में शीशम के वृक्षों की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम किस राज्य में है। शीशम के जो पेड़ होते हैं उनको कहा जाता है रोजवुड ट्री। याद रखिए, रोजवुड ट्री और शीशम के जो पेड़ हैं वो सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया में है। लेकिन साउथ इंडिया के ही दक्षिण भारत के किस राज्य में सबसे कम बचे हैं यहाँ पे पेड़? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में कि केरला में? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो बात करते हैं हम यहाँ पर इंडियन रोजवुड ट्री की, जिसको साइंटिफिक नाम से जाने तुम्हें दलवेर्जिया लेटिफोलिया। तो यहाँ पर ये कुछ हिस्सों में है जो बचे हुए हैं, लेकिन दक्षिण भारत का जो तमिलनाडु है, क्या है, दक्षिण भारत का जो तमिलनाडु राज्य है, यहाँ पर इनका घनत्व है, मतलब इनकी डेंसिटी है, सबसे कम बची है। क्योंकि जनरली जो तमिलनाडु के जो नीलगिरी पर्वत है, अन्नामलाई है और पारम्बिकुलर रेंज है, यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाए जाते थे। 2019 से 2025 के बीच में यदि हम बात करें तो सबसे कम बचे हैं। अभी कितने बचे हैं? 2.85 ट्री हैं पर 0.1 हेक्टेयर में। कर्नाटक की बात करें हम तो कर्नाटक में डेंसिटी अच्छी है, कर्नाटक में अच्छी है, 6.19 ट्री पर 0.1 स्क्वायर से। यहाँ पे मैं विथ डेंसिटी के लिख देती हूँ, 6.19 ट्रीज़ हैं जो पर 0.1 हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पे बचे हुए हैं कर्नाटक में। केरला की बात करें हम, केरला में बचे हैं 5.38 ट्री हैं जो पर 0.1 हेक्टेयर के हिसाब से। जो यहाँ पर ज़मीन है और पेड़ कितने हैं वो रेशियो यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पर हम बात करें तो तमिलनाडु में सबसे कम बचे हुए हैं। तमिलनाडु में जो रेशियो निकल के आया है वो कितना बचा हुआ है, तो वो है 2.85। इतना 2.85 ट्री है यहाँ पर 0.1 हेक्टेयर के हिसाब से, तो जो सबसे कम है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इज इम्प्लीमेंटेड अंडर विच सब स्कीम ऑफ मिशन शक्ति। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है जो मिशन शक्ति की किस उपयोजना के तहत लागू की गई है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सब स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की, कौन सी सब जो मिशन शक्ति है उसकी कौन सी सब स्कीम के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लाया गया है। सामर्थ्य, संबल, सक्षम या फिर शक्ति। तो यहाँ पर मिशन शक्ति के तहत, यहाँ पे देखिए मिशन शक्ति सब स्कीम है मिशन शक्ति की सब स्कीम के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आई है। तो अब उस सब स्कीम का नाम क्या है, तो सब स्कीम का नाम है सामर्थ्य। क्या नाम है? सामर्थ्य। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन ड्राइव स्टार्ट की थी, नाम रखा गया था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PMMVY। तो यहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये जो मिशन शक्ति की जो सब स्कीम है इसका नाम है सामर्थ्य। याद रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई स्कीम है ये, और यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी जो भी प्रेग्नेंट मदर है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर जो भी प्रेग्नेंट वूमेन है, लैक्टेटिंग मदर है, यहाँ पर बेनिफिशियल ग्रुप हैं इसके, वो महिलाएं जो गर्भवती हैं और वो माताएं जो अपने बच्चे को फीड कराती हैं, ब्रेस्ट मिल्क पिलाती हैं, उनको इस योजना का लाभ है जो प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कर्तव्य भवन 03 वॉज कंस्ट्रक्टेड इन न्यू दिल्ली अंडर विच इनिशिएटिव। तो कर्तव्य भवन है जो नई दिल्ली में कर्तव्य भवन है 03 का निर्माण किस पहल के तहत किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन, मेक इन इंडिया, सेंट्रल विस्टरी डेवलपमेंट या फिर अर्बन रिन्यूअल मिशन हाइड। तो किसके तहत किया गया है? तो अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में आया था कुछ समय पहले, 6 अगस्त 2025 को, 6 अगस्त, एक महीना हो गया है, 2025 को न्यूज़ में आया था। तो यहाँ पर मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन भी किया था, कर्तव्य भवन 03 का। तो ये बन रहा है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत।
जो कर्तव्य भवन है ये बन रहा है 003 है जो कर्तव्य भवन का। मोदी जी ने 6 अगस्त 2025 को इसका उद्घाटन किया था, इनॉग्रेशन किया था, और इसका डेवलपमेंट होना है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत। पहले जो यहाँ पर जो कर्तव्य भवन है यहाँ पर किया क्या जाना है कि जो भी होम मिनिस्ट्री है, होम अफेयर है, या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स है, रूरल डेवलपमेंट है, या फिर MSME वाले ऑफिस हैं, वो सब एक ही जगह पे लाके शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट है विच कंट्री कंडक्टेड द ड्रोन प्रहार एक्सरसाइज टू टेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी इन कॉम्बैट जोन। किस देश ने युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने के लिए ड्रोन प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? चाइना ने, रसिया ने, USA ने कि इंडिया ने? तो अभी ये काम किया है इंडिया ने, भारत ने। जो भी जैसे हम कह सकते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पर हाई डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके नज़र रखी जाए तो वो है जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, अगरतला हो गया, उन स्थानों के लिए ड्रोन प्रहार एक्सरसाइज है जो की है, और एक किसने की है? भारत ने। फिर यहाँ पर हु लॉन्च द ग्लोबल स्पेक्स 2030 इनिशिएटिव। ग्लोबल स्पेक्स 2030 पहल की शुरुआत किसने की है? यूनिसेफ ने, वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कि गूगल ने? इन सभी से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म आता है आपको, स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड बैंक की बात करें हम तो इससे भी आपको क्वेश्चन बनते हैं। WHO की बात करें तो हेडक्वार्टर जेनेवा में है इसका। और वर्ल्ड हेल्थ डे जो हम मनाते हैं वो भी इसी में से निकल के आता है, तो 7 अप्रैल को। तो यहाँ पर जो ग्लोबल स्पेक्स 2030 इनिशिएटिव लॉन्च किया था, ये किया था WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके जो चीफ है वो है डॉक्टर टेड्रोस, तो उनका नाम याद रखिए आप लोग। और यहाँ पर इसके तहत जो ग्लोबल स्पेक्स 2030 इनिशिएटिव है, इसके तहत WHO का जो टारगेट रखा गया था, WHO ने रखा था कि 2030 तक सभी के लिए जिन भी लोगों को आँखों के रिगार्डिंग, नेत्र देखभाल संबंधी आँखों के रिगार्डिंग, चाहे वो मायोपिया हो, हाइपर मायोपिया हो, या उसको कैसे दूर किया जाए या किस तरीके से सुधारा जाए, किस तरीके के स्पेक्स चश्मों का यूज़ किया जाए, वो सभी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जानी है। और ये शुरुआत की है किसने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसका नाम क्या रखा है? ग्लोबल स्पेक्स 2030। आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।